Recording in progress. आज के आपके करंट अफेयर्स 14 मार्च 2022 के सबसे पहले एक लेक के बारे शिल्का लेक। देखो शिल्का लेक जो है ये हमारे उड़ीसा जो इंडिया की स्टेट है वहां पे पड़ती है। ये एक ब्रैकिश वाटर लेगून है। अब ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है? देखो अगर जी हाँ खारा पानी। ये लेक बनती कैसे? प्योरली खारा भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो उसे सॉल्ट वाटर लेक कह देते हैं। ब्रैकिश बीच में कहाँ आता है मैं वो बताता हूँ। देखो अगर आप इसका मैप देखोगे ना, मैप में ये लेक ऐसे बनी हुई है। इंडिया के मैप पे ये इस तरीके से कर्व की लेक बनी हुई है। अब इसमें क्या है, इस साइड पे ये आपके बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के इस साइड का समुंदर पड़ता है, ठीक है, सारा का सारा समुंदर इस साइड को। इस साइड पे कई नदियां भी, छोटे छोटे कैनाल्स, उनसे नदियां भी आके यहाँ पे कुछ ओपनिंग यहाँ पे गिरती है। नदियों से आया ताजा पानी, फ्रेश वाटर, ठीक है, और इस साइड पे आपके समुद्र में नमकीन पानी, सॉल्ट वाटर, ठीक है। अब इस लेक में है क्या, देखो पानी हमेशा उस साइड को फ्लो करता है ना जिस साइड को हाइट कम होती है। अगर कोई भी ऊंची जगह होगी और कोई भी नीची जगह होगी, पानी उस साइड को जाएगा। ये जो लेक है इसकी डेप्थ समुंदर से कम है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, समुंदर का पानी भी इस साइड को एंटर कर रहा है। बाहर जाने की जगह यहाँ पे समुद्र का पानी अंदर को एंटर करता है, ठीक है। और दूसरी साइड पे ये तो नदियां तो डायरेक्टली आके गिरी रही हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों के दोनों मिक्स हो गए। इस तरीके के पानी को कहते हैं कि ये ब्रैकिश बन गया। ब्रैकिश का मतलब यही होता है कि ना ये नमकीन रहा है ना ये मीठा रहा है, ठीक है। फ्रेश वाटर यानी कि जो मीठा पानी है नदियों का, दोनों ही नहीं रहा, ठीक है। अब ये दोनों का यहाँ पे मिक्सचर क्रिएट हो गया। ये जो शिल्का लेक है और ऐसी इंडिया के अंदर और भी क्लेरू ऐसे कुछ लेक्स हैं साउथ इंडिया में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसे थोड़ा मैं इन्वायरमेंट के थ्रू बताना चाहूंगा। देखो होता क्या है, लेट्स सपोज पहले एक दूसरा एग्जांपल लगा के चलता हूँ। लेट्स सपोज ये एक पहाड़ों का इलाका है, धीरे धीरे पहाड़ छोटे होते गए और यहाँ पे प्लेन्स आ गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ होंगे, यहाँ पे पेड़ उगे हुए होंगे, ठीक है। दोनों साइड पे जंगल है, ठीक है। पूरा एरिया ऐसे मान लो कि जंगल है, ह्यूमंस नहीं रह रहे यहाँ पे, इंसान नहीं रह रहे, सिर्फ जंगल ही जंगल का एरिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जानवर ऊपर रह रहा होगा वो इसी एरिया में ज्यादातर रहते होंगे, पहाड़ों में रहने वाले जानवर होंगे। देखो जो पहाड़ों में रहते हैं, जिन्हें लेट्स सपोज ठंडे इन्वायरमेंट की आदत है, वो नीचे बिल्कुल प्लेन्स में गर्मियों में तो नहीं आएंगे, ठीक है। यहां पे जो जानवर होंगे वो बिल्कुल यूज्ड टू होंगे कि गर्मियों वाले मौसम में रहने के। उन्हें पहाड़ों पे जो ज्यादा हाइट है उस पे शायद वो चढ़ ना पाते हो, ठीक है। तो आप इसी कारण देखते हो कि जो आपके जानवर होते हैं ना वो एक रीजन स्पेसिफिक इलाके के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर टाइगर है। अब टाइगर इंडिया में ये तो है नहीं कि हर जगह पाया जाता है। टाइगर सिर्फ जो चुनिंदा जगहों पे पाया जाता है उसे ही कहेंगे कि टाइगर की वही एरिया है, क्योंकि टाइगर बाकी जगहों पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो आपके लायन है, लायन इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे पाए जाते हैं, वो है गुजरात में गीर के जंगल है। वहां पे गिर के जंगल है, सिर्फ वहीं पे आपके लायन पाए जाते हैं, ठीक है। शेर पाया जाता है, बाकी कहीं पे भी नहीं पाया जाता। क्लियर है? अब इसके बीच का एरिया देखो, ये एरिया देखो, इस एरिया में देखो पहाड़ों के भी कुछ फीचर रहेंगे, प्लेन्स के भी कुछ फीचर रहेंगे। ये जो बीच का एरिया होता है, देखो जहां पे एक यूनिक, पहले इस साइड का ये जो 3 एरिया बना दिए, ये जो प्रॉपर पहाड़ थे, पहाड़ों के अंदर खुद के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, ट्रीज पाए जा रहे हैं, वहां के एनिमल्स पाए जा रहे हैं, वहां का टेम्परेचर, वहां के जो बारिश हो रही है उसके कारण जो पानी की अवेलेबिलिटी, हर चीज वहां की अपनी यूनिक है। इसके कारण इस पूरी चीज को कह देते हैं जहां पे लिविंग, जहां पे जिंदा, और जो आपके नॉन लिविंग चीजें हैं, जो हवा होगी, पानी होगी, ये जिस एरिया का जो यूनिक होगा वो बनाता है वहां का इकोसिस्टम।
पहाड़ों का अपना इकोसिस्टम हो गया, जहां पे अपना वहां पे खुद कितना टेम्परेचर है, कितना बारिश हो रही है, कौन से जानवर हैं, कौन से प्लांट्स हैं, सब कुछ वो है। प्लेन्स का अपना खुद का इकोसिस्टम है, यहाँ पे बारिश अलग तरीके की हो रही हो सकती है, पानी अलग तरीके से इकट्ठा हुआ हो सकता है, प्लांट्स में फर्क आता है ना। आप देखो जब आप पहाड़ों में जाते हो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ठीक है, जो काफी आपके कॉनिफेरस पेड़ हैं, पर उनकी हाइट कितनी ऊंची ऊंची हो जाती है। प्लेन्स में तो वो है ही नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग तरीके का टेम्परेचर है, बारिश अलग तरीके की है, तो वो बिल्कुल अलग, इस कारण एनिमल्स को सपोर्ट करता है। अब जो ये बीच का एरिया हो गया, बीच का एरिया ऐसा बन जाता है, अगर ये बिल्कुल एक कंटिन्यूएशन में मानो, जो इन दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करता है। यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया भी हो सकते हैं जहां पे ये वाले पेड़ भी पाए जाए, जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, और ऐसे, इन्हें थोड़ा सा रंग अलग कर देते हैं, ऐसे भी पाए जा सकते हैं जो प्लेन्स के हों। दोनों का मिक्सचर हो गया। प्लस तीसरा, एक खुद यहाँ पे कुछ यूनिक प्लांट्स भी हो सकते हैं जो सिर्फ इसी एरिया में पाए जाए, क्योंकि एक ऐसा एरिया बन गया जो ना पहाड़ का है ना प्लेन्स का है, बीच का अलग एरिया बन गया ना। तो ये दोनों के जो बीच का एरिया होता है, जो प्रॉपर इकोसिस्टम है, उनके जो बीच का ये एरिया बन जाता है, इसे कहते हैं इकोटोन का एरिया। इकोटोन का एरिया क्यों यूनिक होता है? इकोटोन क्या हो गया कि दो इकोसिस्टम्स के बीच में एक तरीके से ट्रांजिशन, जहां पे बदलाव आ रहा है, वो वाला इलाका, ठीक है, तो ये एक तरीके से ट्रांजिशन आ गई है। अब इसके कारण क्या होता है, ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपकी पूरी इन्वायरमेंट में, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में यहाँ पे ये जो जानवर रहते हैं, शायद वो भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, प्लेन्स वाले भी यहाँ तक आ जाते हैं, वो भी घूमते रहते हैं, ठीक है, यहाँ के अपने खुद के कुछ यूनिक जानवर होंगे, वो यहीं पे घूमते रहते होंगे। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितने वैरायटी के, कितने तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, यहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है। उसके मैक्सिमम होने का कारण ही ये है कि दोनों साइड के जानवर और प्लांट्स इस एरिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन ऑलमोस्ट सूटेबल है। वो ये वाले जो जानवर है पूरी तरीके से इधर नहीं जा सकते, बस थोड़ा सा ट्रैवल करके, पर ट्रैवल किए तो मैं गिनूंगा कि वो यहाँ पे भी रहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इकोटोन का एरिया। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, कितने टाइप के आपके प्लांट्स पाए जाएंगे, कितने टाइप के आपके एनिमल्स पाए जाएंगे, वो हमेशा मैक्सिमम होते हैं, तो इसे इकोटोन या ट्रांजिशन एरिया कह सकते हो। और यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, उसके लिए एक टर्म जो यूज की जाती है, उसे कहते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट का मतलब है, देखो इकोटोन का एज आ गया ना, कोना आ गया, कोने के कारण ये जानवर भी इधर आ गए, इसका कोने होने के कारण ये जानवर भी इधर आ गए, इस कारण एज का मतलब कोने का इफेक्ट आ गया, ठीक है। एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में ऑब्वियसली चीजें और डिटेल में पढ़ोगे, करंट अफेयर एक सिर्फ ब्रीफ देने के लिए होता है कि कैसी कैसी चीजें हमने याद करनी है, पढ़नी है, सब कुछ क्या करना, ले रहे। तो यहाँ पे जो ये शिल्का लेक बताई, शिल्का लेक का मैंने आपको ये भी बताया, यहाँ पे आपके इस तरीके का शिल्का लेक दिखती है। तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर में फिशेस रहती हैं, वो भी यहाँ पे आ सकती हैं। आपके जो समुंदर के अंदर रहती हैं, वो भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। प्लस कुछ एरिया यहाँ पे अपने खुद की भी यूनिक होंगी, जो इसी एरिया में रहती होंगी। इस कारण आपकी शिल्का लेक जैसी जो लेक्स होती हैं, ये भी इकोटोन कहलाती हैं, और ये भी एज इफेक्ट दिखाती हैं। इसलिए इन्हें बचाना, प्रिजर्व करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसी लेक्स के अंदर पोल्यूशन हो रहा होगा कि हम गंद फेंकी जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली इतने ज्यादा जानवर एक साथ मर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इस कारण इन एरियाज पे हमेशा खास फोकस बना रहता है कि ये साफ रहे, ठीक है। तो इस टाइम यही है, देखो करंट अफेयर आज की न्यूज यही थी कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उसने मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स के ऊपर टेम्पररी बैन लगा दिया, ताकि, क्योंकि देखो शिल्का लेक के अंदर ना आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स आती होती हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स की जो पूरी पॉपुलेशन है,
उन्हें खत्म होने का कोई खतरा ना हो, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स आपकी कौन सी होती हैं, जो एक जगह से उड़ के आती हैं एक सीजन के लिए, जैसे ही मौसम बदलता है वापस चली जाती है, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो इस सीजन में जो ये आपका मार्च फेब से लेके मार्च का ये जो महीने होते हैं ना, इस टाइम आपके दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आई होती हैं, ठीक है। आप किसी भी लेक में जाके देखोगे आपको बहुत सारी बर्ड्स ऐसे दिखेंगी, वो कुछ टाइम के लिए दिखती हैं, उसके बाद फिर वो चली जाएंगी। ये इसीलिए उन्हें बचाना जरूरी है। देखो अगर मोटराइज बोट्स होंगी, एक तो वो डरेंगी, जब भी आपकी बोट के ऊपर मोटर लगी होगी उस चीज से डरेंगी, तो डर के मारे वो वहां पे शिकार नहीं करेंगी, शिकार नहीं करेंगी तो मर जाएंगी, ठीक है। फिशेस को पकड़ेंगी नहीं ना फिर। अगर उन्हें पीसफुली, वो करती क्या है, उसके बाद कई बर्ड्स इंडिया में आके यहीं पे अंडे देके वापस जाती है, तो उनकी पॉपुलेशन, अगर अंडे नहीं दिए तो उनकी पॉपुलेशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो उन्हें बचाने के लिए सरकार ऐसे टेम्पररी स्टेप्स उठाती रहती है, ठीक है। तो 6 महीने आपके ये आते हैं, अब 6 महीने के लिए सब कुछ उन्होंने आना है, यहाँ पे शिकार भी करना है, अंडे भी देने हैं, बच्चे थोड़े से बड़े होंगे उनके साथ उड़ के वापस चले जाए। 6 महीने के लिए आपकी मैकेनाइज्ड बोट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया कि 6 महीने वहां पे भी कोई मोटर बोट नहीं यूज करेगा। दूसरी जो बोट्स होती हैं चप्पू मार के जाएंगे, नेट फेंकेंगे, वो पकड़ के ला सकते हैं, क्योंकि उससे ओवरऑल डिस्टर्बेंस नहीं हो रही इन्वायरमेंट में, ठीक है। पर ये वाली अलाउड नहीं। क्लियर है। ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट लेक है, वेम्बनाड, जो आपकी केरला साइड पड़ती है, वो सबसे बड़ी लेक है, ये उससे छोटी लेक है, ठीक है। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी इसे इंडिया कह सकते हो। ब्रैकिश वाटर मैंने आपको बताया, पर सॉल्ट वाटर भी यहाँ पे एंटर करता है, तो उस तरीके से भी इसे कहते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से जितने पॉइंट्स याद करने वाले हैं, ये लार्जेस्ट विंटर ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स का इन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सबसे ज्यादा बर्ड्स यहीं पे आती हैं, तो इस कारण उन्हें बचाना जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, पहले पूरी स्कीम के बारे में बताता हूँ, फिर आज के करंट अफेयर बारे में बताता हूँ। आपकी पूरी की पूरी एक स्कीम है जिसके अंडर ना, देखो अगर मेडिसिन 2 टाइप की आती है, एक जनरल एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखो अगर मैं लेट्स सपोज सीरियस बीमारी लगाते हैं, कैंसर की किसी ने कोई दवाइयां लेनी हो, ठीक है, ज्यादातर दवाइयां एक्सपेंसिव होंगी, महंगी होंगी। वहीं पे अगर मैं कहूं कि जाओ जाके सिट्राजिन ले आओ, ठीक है, या डिस्प्रिन ले आओ, कितनी को कॉस्ट करेगी? 10 रुपए। पैरासिटामोल लगा लो, जो बुखार हुए पे खाते हो कि पैरासिटामोल खा ली, पैरासिटामोल 10-20 रुपए का पत्ता आ जाएगा पूरा। अब ये इतना ज्यादा प्राइस में फर्क क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं पैरासिटामोल, देखो पैरासिटामोल कोई दवाई नहीं होती, पैरासिटामोल सॉल्ट है, उसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन डाली हुई है, जो सॉल्ट डाला हुआ है, वो है पैरासिटामोल। तुम पैरासिटामोल किस कंपनी की खाते हो, कभी देखा ध्यान से? बस तुम केमिस्ट को जाके यही बोलते हैं ना, मुझे पैरासिटामोल चाहिए, वो तुम्हें पैरासिटामोल दे देता है और तुम उठा के ले आते। पैरासिटामोल सस्ती क्यों हो पाई? अब देखोगे बुखार तो देखो साल में एक आधी बार किसी को भी हो सकता है, तो अगर ये जो आपकी फार्मा कंपनी है जो दवाइयां बनाती हैं, ये पैसे कमाने को आए, ये तो आपकी बुखार की दवाइयां इतनी महंगी कर दें, ठीक है। आपके कोविड के टाइम डोलो कितनी चली थी, ठीक है, तो जैसे कोविड होता था डोलो खा लो, डोलो एक पैरासिटामोल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन, वो भी आ गया था। पर चलो नॉर्मल लगा लो, पैरासिटामोल से कितने पैसे कमाने लग जाए ये तो, अगर यही जो 10 का पत्ता तुम्हें मिल रहा है, ये 100 का बेचने लग जाए, पर एक आम आदमी अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा फिर। इसी कारण सरकार क्या करती है, जो ऐसी दवाइयां होती हैं जो लोगों के लिए, जनरल केयर के लिए बहुत जरूरी हैं, सरकार ना उसका पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ना, उसे पब्लिक कर देती है कि पूरी की पूरी दवाई क्या चीजों को जोड़ के बनाई गई है। इस पूरे फॉर्मूला को अब क्या करती है, कोई भी छोटी मोटी जो भी फार्मा कंपनी होगी, जो भी दवाइयां बनाते हैं, वो इस फॉर्मूला को उठा सकते हैं, इस फॉर्मूला को उठाएंगे और खुद मेडिसिन बनाना, वही सेम मेडिसिन बनाना अपने नाम से शुरू करते हैं।
अब मेरे इंडिया में छोटी छोटी जो ये कंपनियां हैं जो ऐसे फॉर्मूला उठा के दवाइयां बना सकती हैं, ये लाखों में है। तो जब ये इतनी सारी दवाइयां बनाएंगे, एक तरीके से आपकी दवाइयों की जिसे कहते हैं मास प्रोडक्शन शुरू हो गई है। मास प्रोडक्शन का मतलब है तुमने बहुत बड़ी संख्या में दवाइयां बनानी शुरू कर दी, बहुत बड़ी गिनती में दवाइयां बनानी शुरू कर दी। अब जब इतनी बड़ी गिनती में तुमने दवाइयां बनानी शुरू की हैं, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होता है कि आपके इस मास प्रोडक्शन के कारण दवाइयों का रेट अपने आप गिर जाता है, क्योंकि हर कोई जब दवाई बेच रहा है तो ऑब्वियसली उनमें कंपटीशन छिड़ेगा ना कि कौन कितनी सस्ती या महंगी बेच सकता है। तो हर एक बंदे को ये डर है कि मेरे प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो वो दवाई थोड़ी सी और सस्ती करेगा, दूसरा और सस्ती करेगा। ऐसी दवाइयां जिसका फॉर्मूला सेम होता है, जैसे पैरासिटामोल हो गया, पर बनाने वाली कंपनीज बहुत होती हैं, इन दवाइयों को कह देते हैं कि ये आपकी जेनरिक दवाइयां। जेनरिक दवाइयों का मतलब है कि ये किसी बड़ी कंपनी को बिलोंग नहीं करती हैं, कोई छोटी मोटी कंपनी भी उसे बना रही होगी, पर आपको सिर्फ सॉल्ट से मतलब था, उसमें नहीं था। तो प्राइसेस जेनरिक दवाइयां हमेशा ज्यादा सस्ती होती हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्हीं दवाइयों की अवेलेबिलिटी और बढ़ाने के लिए सरकार ने एक पूरी स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। इसके अंडर क्या है कि हम क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल रेट पे लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं। इसके चलते हुए आपके औषधि जन औषधि स्टोर्स खोले जा रहे हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और भी जितने सरकारी एरियाज हैं उनके ऊपर औषधि क्लिनिक्स खोले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो भी मेडिसिन आपकी, इवन जो महंगी दवाई है ना मार्केट में, उनका अगर सस्ता ऑल्टरनेटिव होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो कोई भी पर्सन यहां जाके सस्ते में दवाइयां खरीद सकता है जो जेनरिक मेडिसिन होगी। जैसे देखो जो सिप्ला जैसी कंपनीज हैं, सिप्ला हो गया, और ये आपके टोरेक्स कौन सी जो कंपनी बनाती है, कोई और मेडिकल कंपनी, हाँ अनकाइंड होगी, रैन बैक्सी होगी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये हमेशा आपकी दवाइयां हर चीज महंगी बनाएंगी, क्योंकि कंपनी देखो रिसर्च भी करती है तो रिसर्च के अकॉर्डिंग महंगी भी बनाएगी। वहीं पे आप दूसरी साइड पे, अगर मैं सिप्ला का लेट्स सपोज प्रोडक्ट ना खरीदूं, वहीं पे किसी भी आम कंपनी का प्रोडक्ट हो, है पैरासिटामोल, पैरासिटामोल सिप्ला बनाती होगी पर वो महंगी बनाएगी, आम कंपनी वही असर वही दिखा रही है, सेम फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम दवाइयां होंगी, तो उन्हें कहते हैं जेनरिक दवाइयां। ठीक है, तो वो अवेलेबल करवाने की कोशिश, लेट्स सपोज सिप्ला किसी कैंसर की कोई दवाई बना गई, या सन फार्मास्यूटिकल है, उसने किसी कैंसर की दवाई बनाई, अपने आप में वो एक गोली 1000 की बेच रहे हैं। सरकार क्या करेगी, वही फॉर्मूला को पब्लिक में रिलीज कर देगी। ठीक है, अगर सरकार को लगेगा इस दवाई की मास को जरूरत है, ज्यादातर लोगों को जरूरत है, सर ऐसा नहीं है फिर सारी दवाइयों के फॉर्मूला नहीं होते, नहीं तो फिर कंपनियां रिसर्च ही क्यों करेंगी। ठीक है, उन्हें पैसे कमाने दिए जाते हैं, पर कहीं पे लगता है कि जानबूझ के ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो फिर वहां पे उनका फॉर्मूला पब्लिक में रिलीज कर दिया जाता है। जैसे ही तुम उनका फॉर्मूला पब्लिक में रिलीज करोगे, अल्टीमेटली यही चीज आ जाएगी कि हर कोई उस मेडिसिन को बना सकते हो, बस लाइसेंस लेना है तुम्हें फार्मा कंपनी का और तुम बना सकते हो। अगर तुमने वो दवाइयां बना ली तो तुम बेच भी सकते हो। तो होता क्या है, लेट्स सपोज जो 1000 की गोली बिक्री थी, ऐसा भी हो जाता होता है कि 100 या 10 रुपए की गोली रह जाए, डिपेंड करेगा कितने लोग बनाने लग गए हैं, तो अपने आप ही रेट गिर जाते हैं। ठीक है, फिर दवाइयां बस मास पे बिक्री होती है। तो ये इनका यही कोशिश है। ये आपके सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने इसे लॉन्च किया था, और इसी के चलते हुए जन औषधि कैंपेन भी चलाया जा रहा है। हर इंसान को अफोर्डेबल दवाइयां इंडिया के अंदर मिले, उसी की इसके थ्रू कोशिश है। ठीक है, तो इसके अंदर अवेयरनेस भी फैलानी है, क्योंकि लोगों के मन में ना कई बार ये भी डाउट होता है कि ये कंपनी की दवाई नहीं है तो पता नहीं कैसी होगी, काम करेगी या नहीं करेगी। जब फॉर्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कंपनी की दवाई खरीद रहे हो या किसी और की खरीद रहे हो, क्योंकि वो बनाई एग्जैक्टली वैसी गई है, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो क्यों 1000 रुपए खर्चने जब वही दवाई 100 रुपए में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार अवेयरनेस भी फैलाना चाहती है,
हर जगह पे जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए जितने आपके डॉक्टर्स हैं उन्हें भी रिकमेंड किया जाता है कि तुम जेनरिक मेडिसिन के नाम लिखो। डॉक्टर्स को आगे कंपनियां पे करती है ना कि हमारी दवाई रिकमेंड कर देना, ठीक है। ये डॉक्टर्स के अंदर एक और प्रोफेशन चल रहा होता है कि हमारी दवाई प्रमोट कर देना, आपको इतना % कमीशन दे दिया करेंगे। तो वो जो चीज है उसे भी रोकने की यहाँ पे कोशिश है कि तुम जेनरिक दवाइयां बताओ, क्यों 1000 की गोली बतानी जब 100 रुपए की अवेलेबल है। इस तरीके से क्लियर है। तो ये जन औषधि मेडिकल स्टोर जगह जगह खोले जा रहे हैं, ठीक है। किसी की नेक्स्ट है व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिटेंस। म्यूनिटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो देखो, म्यूनिटेंस एक ना बॉम्ब का तरीका होता है। म्यूनिटेंस क्या होते हैं? छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स। म्यूनिटेंस में क्या होता है कि लेट्स सपोज छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स हैं। एक तुमने प्लेन उड़ाया, प्लेन से बॉम्ब जब गिराते हैं, एक तो देखो होता है कि सिंगल बॉम्ब कहीं पे जाके गिरा और फूट गया उस एरिया पे। ये होता है टारगेटेड बॉम्ब कि मैंने यहां बॉम्ब गिराना था, मतलब यहां गिरा है, यहीं पे तबाही मची होगी। म्यूनिटन बॉम्ब क्या होते हैं? ये ऐसे बॉम्ब होते हैं जो हवा में फट जाते हैं, और हवा में फट के क्या होता है, इनके अंदर से छोटे छोटे बहुत सारे बॉम्ब्स निकलते हैं। वो बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं और जहां जहां गिरते रहेंगे सारी जगह तबाही मचा देंगे। तो आपकी दुनिया में म्यूनिटेंस को ये बहुत ही खतरनाक तरीके के वेपन है। देखो होता क्या है, जब तुमने एक जगह पे बॉम्ब गिराया, तुम्हारा टारगेट था, लेट्स सपोज देशों में लड़ाई छिड़ी है, तो तुम्हारा मेन टारगेट ये होगा ना कि जो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, उनके स्टेशंस पे हमला किया जाए, उन्हें कमजोर किया जाए। पर जब तुम्हारे म्यूनिटेंस, तो होता क्या, एक सिंगल बॉम्ब गिरा तो वो तो वहीं गिरा, पर आपके आर्मी स्टेशन या कंटोनमेंट सपोज कहीं पे अर्बन एरिया में है, जहां पे तुम म्यूनिटेंस घेरते हो, वो ऐसा हो सकता है कि वो आर्मी की इंस्टॉलमेंट के बाहर नॉर्मल सिविलियंस के घरों के ऊपर वहां पे भी गिर जाए, क्योंकि वहां पे कोई टारगेट फिक्स नहीं होता ना, वो तो बस हवा में फटना है, उन्होंने फैल जाना है, जहां मर्जी फटते रहे। तो इस तरीके से म्यूनिटेंस, तो दुनिया में हुआ क्या, आपकी कई कंट्रीज ने म्यूनिटेंस को बैन करने के लिए आपकी कन्वेंशन, या आपकी यहाँ पे कन्वेंशन लिखी हुई है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिटेंस। ज्यादातर आपके क्लस्टर, क्लस्टर यही हो गया, क्लस्टर होता है बहुत बड़े एरिया को कवर करने वाले, इनके ऊपर कई कंट्रीज ने बिल्कुल ही बैन लगाया हुआ है कि हम ना इन्हें बनाएंगे, ना इन्हें यूज करेंगे, ना किसी और को देंगे, ना इनके प्रोड्यूस करेंगे, ना इन्हें स्टोर करके रखेंगे, ऐसे बॉम्ब्स यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2008 में आपके डबलिन शहर, जो कहां पड़ता है, आयरलैंड जो देश है, वहां उनकी कैपिटल है, ठीक है। तो 2008 में डबलिन में अडॉप्ट की गई थी, और वहां पे जिन जिन देशों ने ये साइन किया वो इन बॉम्ब्स को नहीं यूज करते, ठीक है। जिसमें पॉपुलर कई बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज होगी, कनाडा हो गया, ये जितने देश हैं वहां पे ये बॉम्ब्स उनकी फौजें नहीं रखती। पर इंडिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, हम सारे देशों ने इस कन्वेंशन को नहीं साइन किया हुआ, इस कारण हम इस टाइप के बॉम्ब्स को भी रखते हैं, ठीक है। हमने इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि हमें लगता है इन बॉम्ब्स का बहुत इफेक्टिव यूज भी है, ठीक है। अगर तुम लेट्स सपोज तुम्हारा मिलिट्री के एरिया ही बहुत बड़े होते हैं, अगर तुमने सारे मिलिट्री के एरिया में तबाही मचानी है, तो बेस्ट तरीके के बॉम्ब है कि सारे एरिया में ही छोटे छोटे एरिया में फूट गए, तो अपने आप तबाही बहुत बड़े स्केल पे फैल जाती है, ठीक है। अभी रशिया के ऊपर इल्जाम, न्यूज क्या थी आपके, रशिया के ऊपर इल्जाम लगाया है यूक्रेन, पता है ना यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन ने इल्जाम लगाया रशियन फोर्सेस के ऊपर कि उन्होंने फॉस्फोरस बॉम्ब्स के म्यूनिटेंट्स गिरे हैं। अब फॉस्फोरस क्या है, देखो फॉस्फोरस जो आपका केमिकल होता है ना, अगर आपने केमिस्ट्री लैब्स में देखा, उसे ना हमेशा एक येलो कलर के डब्बे में रखा जाता है, उसको या डार्क, मतलब किसी तरीके से डार्क करके रखा जाता है उस डब्बे को, क्योंकि फॉस्फोरस एक ऐसी चीज है कि अगर मैं फॉस्फोरस को उस डब्बे से निकाल के रूम टेम्परेचर पे लेके आऊंगा ना, वो साथ के साथ जलना शुरू हो जाता है। इसलिए उसे डार्क, या तो आपके येलोइश थोड़ा सा कर दिया जाएगा या बिल्कुल ही ब्लैकिश कर दिया जाएगा, वैसे डब्बों में फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी है तुम जहां इसे गिरोगे ये साथ के साथ जलना शुरू हो जाएगा। तो आपके रशियन
तो आपकी रशियन फोर्सेस के ऊपर क्या इल्जाम लगा है? आपकी रशियन फोर्सेस ने फॉस्फोरस के बॉम्ब्स बनाए, मिलिटेंट्स बनाए हैं और आपके अलग अलग शहरों पे गिरने शुरू कर दिए। ठीक है, आपके जितने भी आपके शहर हैं यूक्रेन के, उनके ऊपर गिरने शुरू कर दिए। तो होता क्या है, देखो जहां पे भी फॉस्फोरस गिरेगा, लेट्स सपोज किसी के कपड़ों के ऊपर गिरा, तो साथ के साथ आग पकड़ लेता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अगर किसी एम्यूनिशन के ऊपर गिरा, जहां पे भी फॉस्फोरस गिरेगा, रूम टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है, तो तुम्हें आग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही आग पकड़ लेता है। तो इस तरीके से जितनी भी रिबेलियन को कुचलना है या कुछ भी करना है, सबसे इफेक्टिव तरीकों में से है कि लोगों को इसी तरीके से डरा दो कि फॉस्फोरस फटेगा, लोगों में अपने आप डर फैलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो